13:40 हो गए, 1:40 हो चुके और अध्यक्ष महोदय को बोलना है। मैं भी अधिक समय नहीं लूंगा, लेकिन विषय को प्रस्तुत तो करना ही पड़ेगा संक्षेप में। आदरणीय अध्यक्ष महोदया प्रोफेसर शशि उदयराज जी, मंचस्थ तेलुगु और हिंदी तथा अंग्रेजी आदि एकाधिक भाषा और साहित्यों की परंपरा के अध्येता और कहूं कि मेरे अग्रज अग्रजा प्रोफेसर चंद्रशेखर रेड्डी जी, डॉक्टर आर सुमनलता जी, प्रिय बिटिया सुषमा जो बहुत अच्छी तरह सूत्र संचालन कर रही हैं, आदरणीय हमारे समय की मैं कहूं कि एक विशिष्ट विधा की अपनी तरह की अकेली रचनाकार जिन्हें हम कहें, प्रोफेसर हैं हों, अध्येता अध्यापक हैं हों, लेकिन बड़ी बात यह है कि सफरनामा के रूप में एक नई विधा को रूपायित करने का, जिन्होंने प्रतिदिन जो यानी एक लगभग 400 दिन से जो लगातार लिख रही हैं, 900 दिन से 930 उसके एपिसोड लिखे जा चुके हैं। तो ये ऐसी विधा की प्रणेता एक प्रकार से जिन्हें मैं कहूं सूत्रधार कहूं, प्रोफेसर बीना शर्मा जी यहाँ हमारे समक्ष उपस्थित हैं। उनके माध्यम से मैं आप सबको, जिनमें डॉक्टर अहिल्या मिश्र जी से लेकर और डॉक्टर शकुंतला रेड्डी जी से लेकर मेरे बहुत सारे प्रिय विद्यार्थियों तक अनेक मित्र यहाँ उपस्थित हैं, आप सबको प्रणाम करता हूं। और पता नहीं ये विषय किस किस तरह से है, ये तो अपनी जगह है। आजादी का अमृत महोत्सव, इसकी भी काफी चर्चा हो गई। दक्षिण भारत में लोक काव्यों में राष्ट्रीय चेतना, लोक काव्यों की भी चर्चा हो गई, राष्ट्रीय चेतना की भी चर्चा हो गई। फिर भाषा पक्ष पर बड़ा सुंदर विमर्श प्रस्तुत हो गया। मुझे वानोड़े जी ने और राधा जी ने एक थोड़ा सा अलग पक्ष जो है वो दिया, और वह विषय है हिंदी की समृद्धि में दक्षिणी का योगदान। आप दक्षिणी कहें, दक्कनी कहें, दक्षिणी हिंदी कहें या दक्षिणी उर्दू कहें, हिंदवी हिंदुई कहें, हिंदुस्तानी कहें, बहुत सारे नाम हो सकते हैं। लेकिन हैदराबाद में जब आप अमृत महोत्सव मना रहे हैं आजादी का, उस समय इस विषय पर चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है कि हैदराबाद दक्कन का दरवाजा है। दक्कन के इस दरवाजे का अपना इतिहास है, वो अपनी जगह है। मैं जैसा कि समय की कमी है उसका ध्यान रखते हुए अपने आलेख का सबसे पहले केवल आरंभिक अंश पढ़ता हूं, क्योंकि बोलूंगा तो लंबा हो जाएगा। मैं पढ़ता हूं और केवल आरंभिक अंश पढ़ूंगा, फिर एक दो बातें और उसके साथ जोड़ूंगा। मैं हैदराबाद से ही शुरू करता हूं। दक्षिण भारत और दक्कन वगैरह बाद की बात है। हैदराबाद की ऐतिहासिक सांस्कृतिक गौरव गरिमा का गान करते हुए कभी मुल्ला वजही ने कहा था, दक्कन है नगीना, दक्कन है नगीना, अंगूठी है जग। दक्कन है नगीना, अंगूठी है जग, अंगूठी को हुर्मत नगीना ही लग, अंगूठी को हुर्मत नगीना ही लग, दक्कन सा नहीं थार संसार में, दक्कन सा नहीं थार संसार में, बंज फाजिला का है इस ठार में। इस स्थान पर फाजिल लोग रहते हैं और दक्कन जैसा थार स्थान संसार में नहीं मुल्ला बने। इस शहर की संस्कृति मेल मिलाप की नींव पर खड़ी है।
जिसे यहाँ के नागरिकों की भाषा में भी देखा जा सकता है। इस शहर के विभिन्न गली कूचों के नामकरण तक में बहुवचनीयता की झलक है। ये इसीलिए ये जो आजादी के अमृत महोत्सव पर दक्षिणी की चर्चा है वो इसीलिए अधिक महत्वपूर्ण और इस संस्थान में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका संबंध अनुच्छेद 351 से है, जो एक ऐसी भाषा के विकास की बात करता है कि जो भारत की सामाजिक संस्कृति का प्रतिबिंब हो। तो इस भाषा का विकास सामाजिक संस्कृति की भाषा के रूप में हुआ। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हम कहें तो एक शब्द होता है संपर्क भाषा, एक चीज है भाषा संपर्क। तो भाषा संपर्क के द्वारा एक संपर्क भाषा का विकास हमारे यहां दक्कन में मोहम्मद तुगलक के आने पर हुआ, जिसकी तारीखें मैं समझता हूं 1200 ईस्वी के बाद का कोई समय है। तो इस शहर की संस्कृति मेल मिलाप की नींव पर खड़ी है, जिसे यहाँ के नागरिकों की भाषा में भी देखा जा सकता है। इस शहर के विभिन्न गली कूचों के नामकरण तक में बहुवचनीयता की झलक है। हिंदी, उर्दू, तेलुगु और मराठी शब्दों के मेल से, कन्नड़ भी है कई बार, बने हुए ये नाम हैदराबाद की बहुसांस्कृतिकता के प्रतीक हैं। नगर, अब देखिए नामों में क्या है, नगर, किसी के नाम के साथ नगर जुड़ा हुआ है। तुराब नगर, इस तरह से नगर, बन, रामबन, घाट, बहुत सारे घाट भी हैं। पुर हिंदी से आए हुए हैं। तो आबाद, खिड़की, गोल्ला खिड़की एक मोहल्ला है, खिड़की, दायरा, दरीचा, चमन, बुर्ज उर्दू से। इसी प्रकार पल्ले, गुड़ेन, बंडा, भुट्टा और पुरम तेलुगु से और वाड़ी मराठी से। अनेक मोहल्लों के नाम हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी शैली के हैं, जैसे मंडी बाजार, मंडी बाजार, हवेली, गंज, चबूतरा, बावली, गच्ची बावली। कुछ नाम बड़े विस्मयकारी भी हैं। कोका की टट्टी, पंछी बुर्रा, पेटला बुर्ज, सूखे मीर की कमान, कड़वे साहब की गली, फिसल बंडा, वो पत्थर घट्टी क्या है, एक से एक नाम है। मछली कमान, मछली कमान जी। तो ये सब जो है दक्षिणी का आधार इससे हमें समझ में आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा विषय को इस तरफ लेकर के आया। दरअसल ये सारे नाम उस भाषा से पहुंचे हैं और जिसमें विशेष रूप से सूफी साहित्य सृजन की एक लंबी परंपरा का इतिहास प्राप्त होता है। सूफी साहित्य सृजन कहने का अर्थ भी यही है कि समन्वय की भावना जो है उसके केंद्र में है। विभिन्न धर्मों का समन्वय, विभिन्न भाषाओं का समन्वय और विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय। दक्षिणी हिंदी के साहित्य सृजन की परंपरा को एक ओर कण्णपा, पुफ्फयंत, नामदेव, गोंदा, एकनाथ और संत तुकाराम से जोड़ा जाता है। डॉक्टर श्रीराम शर्मा दक्षिणी का गद्य और पद्य। तो दूसरी ओर इसकी विकास रेखा को दक्कन के मुस्लिम राज्यों के ऐसे कवि लेखकों के साथ जोड़ा जाता है जो इस्लाम के अनुयायी थे। यानी दो धाराएं, इसकी दो मान्यताएं हैं। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना दक्षिणी हिंदी, दक्षिणी को इस क्षेत्र में राजभाषा और धर्म भाषा का गौरव प्राप्त था, इसीलिए लगभग 400 वर्ष तक या उससे भी अधिक वर्ष तक जो है हमें अबाध रूप से दक्षिणी का साहित्य मिलता है। इसमें 14वीं शती से साहित्य रचना आरंभ हुई जो लगभग 350 या 400 वर्षों से कुछ अधिक समय तक अविरल रूप से चलती रही। दिल्ली के आसपास तथा हरियाणा और पंजाब पश्चिमी क्षेत्र के नव मुसलमान उत्तर भारत से जो लोक साहित्य अपने साथ लाए थे, उसी के आधार पर इस्लामी सूफी दर्शन और रहस्यवाद का रंग चढ़ाकर एक अभिनव साहित्य शैली का प्रवर्तन किया गया और उस शैली में रचित साहित्य ही दक्षिणी हिंदी का साहित्य है।
डॉक्टर परमानंद पांचाल, दक्षिणी हिंदी का काव्य संचयन। ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों धाराएं संयुक्त रूप से दक्षिणी हिंदी के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। यही कारण है कि नामदेव 1270 ईस्वी और फादा बंदा नवाज बेसुधराज 1312 ईस्वी की भाषा में पर्याप्त समानता दिखाई देती है। एक ओर जहां नामदेव आदि की रचनाओं की लिपि पुरानी देवनागरी है, वहीं बंदा नवाज और शाह राजू जैसे सूफी संतों की रचनाएं फारसी लिपि में प्राप्त हुई हैं। इनसे लगभग 350 वर्षों तक चली दक्षिणी भाषा की साहित्यिक परंपरा में सूफी दर्शन की प्रवृत्ति अत्यंत प्रखर और मुखर है। डॉक्टर परमानंद पांचाल ने दक्षिणी हिंदी काव्य संचयन की भूमिका में विस्तार से दक्षिणी हिंदी साहित्य के उद्भव विकास पर प्रकाश डाला है, जिसमें अनेक स्थलों पर इसकी प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में सूफी साहित्य को रेखांकित किया गया है। इस तथ्य की पुष्टि अनेक उदाहरणों से की जा सकती है, जिनका मैं कोई उल्लेख यहाँ करने से बिल्कुल पूरी तरह शत प्रतिशत बचूंगा, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि हिंदी की समृद्धि में दक्षिणी का योगदान कम से कम 3 आयामों पर देखे जाने की जरूरत है। भाषिक समृद्धि, साहित्यिक समृद्धि और साथ ही साथ सांस्कृतिक समरसता की समृद्धि, जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें जो विकास के 3 चरण हैं इस भाषा के, पहले बोलचाल की भाषा के रूप में रही, फिर इसका मानकीकरण हुआ। हमारे श्रद्धेय प्रोफेसर विजय राघव रेड्डी ने अपने एक शोध पत्र में बड़े विस्तार से यह दर्शाया था कि जिस प्रकार से तेलुगु और कन्नड़ का दबाव खड़ी बोली के ऊपर पड़ने से और इस भाषा रूप का विकास हुआ, और बाद में यह कैसे मानकीकृत हुआ, और जब यह मानकीकृत होता है उसके बाद इसे साहित्य की परंपरा में भाषा में स्वीकार किया गया। और एक बड़ी बात यह कि इसमें आरंभ से ही गद्य रचना होती है। 13वीं-14वीं शताब्दी से हमें दक्षिणी में गद्य रचनाएं प्राप्त होने लगती हैं, जबकि हिंदी में गद्य रचनाएं बहुत बहुत बाद में आई, जिसे हम आज हिंदी कहते हैं। मैं एकदम उछल करके अपने इस वक्तव्य के अंतिम हिस्से पर आता हूं, क्योंकि मैं बहुत डरता हूं सुषमा जी से। मैं अभी शुरू में मैंने नामों की बात कही थी, अब मैं थोड़ी सी जो सामासिकता की दृष्टि से शब्दावली की बात कर रहा हूं। दक्षिणी कह करके दक्षिणी उर्दू या दक्षिणी हिंदी वगैरह कहते हैं। संस्कृत की शब्दावली किस रूप में, तत्सम रूप में भी और तद्भव रूप में भी हमें इन रचनाओं में प्राप्त होती है। इस पर बहुत सुंदर एक आलेख, शोध पत्र बड़ा विस्तृत प्रोफेसर दिलीप सिंह का प्राप्त होता है, जिसमें उन्होंने खोई हुई कड़ी के रूप में, हिंदी विकास की खोई हुई कड़ी के रूप में दक्षिणी को रेखांकित किया है। उसमें बहुत लंबी सूची है, मैं 5-7 शब्द आपको बताता हूं कि दार्शनिक शब्दावली संस्कृत की किस प्रकार से आई। जग, जीव, ज्ञान, उपदेश, आदि पुरुष, निर्गुण, निराधार, माया, महंत, संसार, गुरु, जपमाल, आरती, विनती, मंदिर, जगपति, अष्टावधान, देवेंद्र, मंत्र, तंत्र, वैकुंठ, ईश्वर, उद्धार, तमाम शब्दों की, सैकड़ों शब्दों की इस प्रकार की सूची है जो दार्शनिक शब्दावली है या आध्यात्मिक शब्दावली। फिर श्रृंगार की शब्दावली, मोहिनी, तपन, सरस, कंठ, लोचन, अलक, रोमावली, जड़ित, चंचल, अधरामृत, खंजन, मदन, कोप, विरह, नयन, विरहिणी, कटी आदि आदि। अरबी फारसी की भी बहुत सारी शब्दावली, लेकिन जन प्रचलित शब्दावली यही विशेषता है। ईमान, आसान, एहसान, मुल्क, हैरानी, ख्वाब, शक्ल, सूरत, शाहजादा, तकदीर, तस्वीर, करार, पनाह, तकसीम, मुराद, मुख्तसर वगैरह। तद्भव शब्द तो अनेकानेक है, क्योंकि हिंदी का प्राण वास्तव में तो तद्भव या बोलियों से आई शब्दावली ही है।
मुहावरों की एक बड़ी लंबी सूची बनाई जा सकती है जो उनमें प्राप्त होती है। मराठी का जो च है, च जो यहाँ भी खूब चलता है, ही के अर्थ में, या नको जो हो गया है नहीं के अर्थ में, या टूट का मराठी में टूट प्रयोग मिलता है। तेलुगु का जो त्यों कई जगह अभिव्यक्तियां मिलती हैं उनकी, एमरे एम या एम जो भी उसका उच्चारण हो, क्या रे क्या। गुजराती निपजते, पंजाबी के भी ढेर सारे प्रयोग हैं, चूंकि आए ही लोग पंजाब से और हरियाणा से थे मूलतः वो लोग। तो इस प्रकार से मैं संक्षेप में यह कहने की इजाजत चाहता हूं आपसे कि दक्षिणी का जो साहित्य है उसे अभी खूब मथे जाने की आवश्यकता है, लेकिन यह तभी संभव है, जैसा कि प्रोफेसर इकबाल सर ने शुरू में कहा, कि लोक साहित्य का अध्ययन आप तब कर पाएंगे जब आपके पास लोक साहित्य लिखित रूप में आ जाए, अनुदित होकर के आ जाए, लिप्यंतरित होकर के आ जाए। वही स्थिति दक्षिणी साहित्य की है। दक्षिणी साहित्य के बारे में लोगों ने जो लिख दिया, हमें बस उससे काम चलाना पड़ रहा है। बहुत सारी पांडुलिपियां, अनेक पांडुलिपियां जो हैं वे फारसी अरबी लिपि में लिखी हुई, फारसी लिपि में लिखी हुई, या जिसे हम उर्दू कहते हैं उसमें लिखी हुई विभिन्न स्थानों पर प्राप्त है, उपलब्ध है। उनका लिप्यंतरण होना, उनका रूपांतरण किया जाना, उनका पाठालोचन किया जाना अभी बहुत जरूरी है। और ये कहने की जरूरत नहीं कि यह विशेष अधिकार क्षेत्र है एक प्रकार से इस संस्थान का, भाषा का संस्थान है, कि जैसे पुरुषोत्तम कवि, नादेंद्र पुरुषोत्तम कवि इसलिए हिंदी वालों के लिए अपरिचित रहे क्योंकि उनकी रचनाएं तेलुगु लिपि में थी, हिंदी भाषा में होते हुए तेलुगु लिपि में थी। और हमारे श्रद्धेय भीमसेन निर्मल जी ने पहली बार उन्हें लोगों के सामने रखा। इसी तरह फारसी या अरबी लिपि या उर्दू लिपि में होने के कारण जो बहुत बड़ा विपुल साहित्य एक प्रकार से हम कह सकते हैं हिंदी का है, दक्षिणी में हम उससे अपरिचित रह जाते हैं, जबकि उसे हिंदी साहित्य के इतिहास का एक अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। इसी तरह जो संस्कृत अरबी फारसी की काव्य रूढ़ियां हैं, सांस्कृतिक एकता की दृष्टि से इस साहित्य में उसे रेखांकित किए जाने की जरूरत है, या भाषिक संरचना में हिंदी की बोलियों और दक्षिणी भाषाओं का जो योगदान है उसका विधिवत सर्वे कराए जाने की जरूरत है। इस प्रकार से बातें बहुत सारी हो सकती थी, लेकिन मैंने सबको छोड़ दिया। फिर भी मैं चाहूंगा कि जब हम यहाँ खड़े हुए हैं और हैदराबाद में खड़े हैं, तो कम से कम कुली कुतुब शाह की कुछ लाइनें तो हम दक्षिणी की कह सुन ही लें, और उसी के साथ अपनी बात को मैं पूरा करूंगा। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है गजल कुली कुतुब शाह की, और दक्षिणी का जो साहित्यिक अंदाज है और वह किस प्रकार से भारतीयता वाली जो परंपरा है हमारी काव्य की, साहित्य की, उससे जुड़ता है कि पिया बाज है न के अर्थ में, प्रिय के बिना। पिया बाज प्याला पिया जाए ना, और पिया बाज एक तिल जिया जाए ना। मुहावरे हैं, पिया बाज प्याला पिया जाए ना, और पिया बाज एक तिल जिया जाए ना। कहे थे पिया बिन सबूरी करूं, संतोष करो, वो नहीं है तो। कहे थे पिया बिन सबूरी करूं, कहा जाए अम्मा किया जाए ना। कहा जाए अम्मा किया जाए ना। और नहीं इश्क जिस वह बड़ा कूढ़ है, बड़ा कूढ़ है, कूढ़ मगज कहते हैं जैसे हमारे। तो नहीं इश्क जिस वह बड़ा कूढ़ है, कभी उससे मिल बैसिया जाए ना। कभी है कि
नहीं इश्क जिस वह बड़ा कूढ़ है, और कभी उससे मिल बैसिया जाए ना। कुतुब शाह न दे मुझ दीवाने को पंग, कुतुब शाह न दे मुझ दीवाने को पंग, दीवाने को कुछ पंग दिया जाए ना। पियाबाज प्याला पिया जाए ना, और पियाबाज मुंह से जिया जाए ना।